अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी मईशत का एक ड्रॉबैक ये रहा कि हम एक्सपोर्ट बेस इकॉनमी के बजाय हमेशा एक इम्पोर्ट बेस इकॉनमी ही बनते रहे। और जितनी भी हमारी गुज़िश्ता हुकूमतें गुजरी हैं, जिन्होंने 3 बार, जिन्होंने 2 बार या जिन्होंने 4 साल का इख्तिदार किया, उन सबको ये बुनियादी मसला पता था, लेकिन उसका उस तरह सदेबाब नहीं किया गया, उस तरह उसके इक़दाम नहीं लिए गए। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर निगरां सेटअप जब से आया है, निगरां प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो मुआशी टीम है, उन्होंने ऐसे इक़दाम किए कि उसके असरात जो हैं वो अब आना शुरू हो चुके हैं। और गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, 5.17 बेहतरी आई है। साथ साथ जो इम्पोर्ट है हमारी, उसमें जो कमी आई है वो 16.28 आई है। इसी तरह हमारा जो तिजारती खसारा है उसमें भी 34.29 की कमी हुई है। यानी जुलाई तक दिसंबर अगर एक तखमीना लगाया जाए तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 22% जो है वो बढ़ी है। तवाज़ुन जो है हमारा, यानी जुलाई से अगर हम दिसंबर तक का ले लें, 2023 तक का तवाज़ुन तिजारत में $884 मिलियन की बेहतरी देखने में आई है। और इस तरह जो है वो जो नताइज है उसके समरात आना शुरू हो चुके हैं। इसमें यकीनन प्राइम मिनिस्टर की जो पिछली हुकूमत के कुछ इक़दाम थे, जिसमें हम SIFC को ले लें, इस हुकूमत ने, निगरां हुकूमत ने SIFC के प्रोजेक्ट्स को अस्करी क़यादत के साथ मिलकर जो है वो काफ़ी बेहतर तौर पर आगे बढ़ाया है। साथ साथ जो है वो एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल का क़याम लाया गया था, उससे भी बेहतरी आई है। हुकूमत की जो मुआशी टीम है वो इसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इनका फॉलोअप भी ले रही है। स्पेशली अगर हम बात करें कि टैक्स के हवाले से, तो इस हुकूमत ने जुलाई तक दिसंबर टैक्स अहदाफ जो है वो अहदाफ से ज़्यादा जो है उन्होंने पूरे किए हैं। ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। और प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ये बात पहले भी कह चुके हैं कि टैक्स वसूली इजाफे तक जो है मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। नहायत अहम डेवलपमेंट हमने देखा कि जो IMF के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है उसकी अगली किस्त के लिए जायज़ा लेने के लिए उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। और यकीनन जो 70 करोड़ डॉलर की जो हमें किस्त मिलेगी, उससे हमारी मईशत को जो है वो यकीनन एक सपोर्ट तो मिलेगा। इस हुकूमत ने IMF की कंडीशंस को मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी करा दी है। मगर यहाँ सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो कौन से नॉन कन्वेंशनल तरीके हैं जिससे हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं, हम इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए कौन से इक़दाम उठा सकते हैं। साथ साथ जो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है, और जो बाइंग पावर एक आम आदमी की, क्ले आदमी की है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसी पर आज बात करेंगे। और पैनल मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करा दूं मैं अपने पैनल का। मेरे साथ इफ्तिखार शेख साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट KCCI। बहुत शुक्रिया सर। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ है, उससे हम फ़ायदा लेंगे। और कुछ ही देर में हमें दीगर मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। सर, आपसे सवाल इफ्तिखार साहब करना चाहूँगी, जो मैंने एक बात की, क्योंकि आप तो माशाल्लाह अभी करंटली इस पोजीशन में हैं, यकीनन आपका एक्सपीरियंस पिछली हुकूमतों के साथ भी रहा होगा। क्या वजह रही है कि जो हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला डॉलर है, और डॉलर इस वजह से भी है कि हम इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हमें बैनुल अक़वामी अदायगियाँ करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो तिजारती खसारा या हमारे कौमी ख़जाने खाली रहते हैं। प्रायोरिटी क्यों नहीं रही पिछली हुकूमतों के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत शुक्रिया आपका मदऊ करने का और मेरा नुक्ता लेने का। देखिए, बात ये है कि पिछले कई दहाइयों से जो भी हुकूमत आती है वो एक्सपोर्ट बेस हुकूमत बनी ही नहीं, वो सारी इंपोर्ट बेस होती थी। और अब जो दुनिया के अंदर एक चेंज आया है, एक्सपोर्ट, हमारी जो पोजीशन इकॉनमी की चेंज आई है, पूरी दुनिया के अंदर चेंज आई है, और पाकिस्तान के अंदर उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास शॉर्ट ऑफ डॉलर थे, शॉर्ट ऑफ हमारे पास एक्सपोर्ट जो है हमारी जिस रेशो से बढ़नी चाहिए थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सालाना वो ग्रोथ आएगी उसके अंदर, उस तरह ग्रोथ पिछले सालों में नहीं आई, जिसकी वजह से हम शॉर्ट ऑफ डॉलर में चले गए। उससे हमारी एक नई पॉलिसी डेवलप की गई, जो पिछले साल डेवलप की गई थी कि इंपोर्ट की जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनको मंगाया जाए, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो आइटम्स, या एक ज़रूरी जो आइटम होते हैं वो मंगाए जाएं, जिसमें हमारी ऑयल सबसे बड़ी आती है इंपोर्ट। इसके अलावा बाकी आइटमों पर हमने एम्बार्गो लगाया था, और उसकी वजह यही थी कि हम चाहते थे कि जो इतना बड़ा फ़र्क है, जिसमें $30 बिलियन की एक्सपोर्ट और $80 बिलियन की इंपोर्ट, ये डेफिसिट जो है ये किसी तरीके से नीचे लाया जाए। और वो बतदरीज उस फैसलों से आना शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसी सारी चेंज हो जाती है, जिससे एक स्टेबिलिटी नहीं आती, बिजनेसमैन को भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है।
हमारा शुरू से ही यही मुतालबा है कि जो भी पॉलिसी आप बनाएं उसके साथ बिजनेसमैन को बिठाएं और बिठाने के बाद आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं जो 10-12 साल के लिए हो, ताकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी हो और हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। देखिए, एक सेक्टर है टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल सेक्टर पे हम बेस करते हैं। नॉन कन्वेंशनल जो आइटम्स जो एक्सपोर्ट होती है वो उस मुकाबले में नहीं होती। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको इस साल पिछले साल से थोड़ी तदरीज की गई है, उसको बढ़ाया गया ताकि एक्सपोर्ट का हमारा वॉल्यूम बढ़े। लेकिन उसके साथ बहुत से हर्डल्स हैं जो गवर्नमेंट्स आती है और IMF की परेशानी होती है या दूसरी परेशानी होती है, जिसकी वजह से बिजली के रेट्स बढ़ जाते हैं, गैस के रेट बढ़ जाते हैं, इंडस्ट्री का पहिया रुकना शुरू हो जाता है। तो जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो एक्सपोर्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन सारे अवामिल को हम लोग जब देखते हैं, आप ये देखें ना, इस साल जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई है तो उसमें जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं गौहर एजाज साहब, वो कारोबारी आदमी है, वो अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी हम इजी पोजीशन में नहीं आएंगे। उन्होंने 100 बिलियन का टारगेट लिया था कि जी हम 100 बिलियन लेके चलेंगे, ये 4 साल की 5 साल की पॉलिसी देंगे हम, ताकि 100 बिलियन तक हम 4-5 साल में पहुंच जाएं। लेकिन उसके बावजूद कई हर्डल्स आते हैं। जब ये गवर्नमेंट जाएगी केयर टेकर की, नई गवर्नमेंट आती है, अब उसको कंटिन्यू करें, उनकी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करें। जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा SIFC देखें, हमारा मुल्क जो है SIFC के तर्ज पर चलना चाहिए और उसको हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कारोबारी बरादरी भी उसको अप्रिशिएट कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, इसके अंदर बड़ी ग्रोथ की ज़रूरत है, इसके अंदर एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हो सकती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इंसेंटिव दिए हैं, उसके अंदर बिजनेसमैन को जाना चाहिए। ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। अब ये गौहर एजाज साहब ने जो 100 बिलियंस की पॉलिसी दी है, ये इतनी शानदार पॉलिसी है। अब उसको 100 बिलियन के लिए एक साल में नहीं आएगी, 2-3 साल कंटिन्यूटी मिलेगी तो आएगी। लेकिन यहाँ पर जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसीज बदल जाती है और सारा ट्रैक ही बदल जाता है। तो हमारी यही मुतालबा है कि अगर आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पाकिस्तान को बनाना है तो आपको उसके अंदर इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। कोई हम ऐसे इंसेंटिव नहीं मांगते जो IMF हम पे एम्बार्गो लगाया हुआ है, हम वो इंसेंटिव मांगते हैं कि हमें ऐसे SIFC की तरह हमें टेक्सटाइल और दूसरी जगहों पर काम करने का दिया जाए। ये नहीं कि अब आते हैं बिजली की कीमत एकदम बढ़ा देते, पीछे गैस की कीमत उन्होंने 115% बढ़ा दी, जिससे बिल्कुल इंडस्ट्री का पहिया रुक गया। मुझे ये चीज़ें जो है, ट्रेड मिनिस्टर साहब ये मेंशन भी कर चुके हैं कि SIFC के फ्रेमवर्क पर भी हम पॉलिसीज बनाएंगे। अतीक साहब, हम हमेशा बात करते रहे जब भी इस टॉपिक पर, तो हम हमेशा एक बात करते हैं कि एक तो प्रोडक्टिव और कंसिस्टेंसी के साथ एक पॉलिसी का चलना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 20-30 साल फिर उसके इम्पैक्ट आते हैं। अनफॉर्चुनेटली वही पॉलिटिकल हमारी जो है वही मतलब वो गैर इस्तेकाम रहा और उसकी वजह से ही सारे रहे। सर, आप ये ज़रा बताएं, GDP में जो एक्सपोर्ट का तनासुब है हमारा, वो शायद 10% के लगभग है। तो क्या लग रहा है कि ये तनासुब ये आलमी तनासुब से कितना कम है और हम इसे किस तरीके से जो है आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार साहब ने जो बातें की उस पर 100% एग्री करते हुए मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। बात सारी ये है कि आप लोगों ने अभी हमने डिस्कस भी किया कि कंसिस्टेंसी जो है वो मिसिंग है कहीं पर हमारी। ये कंसिस्टेंसी जो मिसिंग है, इससे हमें बहुत ट्रबल्स आ रहे हैं। और क्या हो रहा है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनते चले जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि अगर हम इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री मज़ीद इस तरफ चले तो हम ट्रेडिंग स्टेट बन जाएंगे, फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पे ही हम खेला करेंगे। ज़रूरत इस बात की कि जहां हम अपनी इंडस्ट्री की फ़रोग की बातें करते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि हमारे एनर्जी टैरिफ्स को कंट्रोल में होना चाहिए, वहाँ हमें नई मार्केट्स भी देखनी पड़ेंगी। अच्छा, फैक्चुअल बात की जाए तो देखें, यूरोप और अमेरिका सिर्फ हमारी मार्केट नहीं है, फार ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हमारी बहुत बड़ी मार्केट। देखिए, उनके साथ हमारी बड़ी दोस्ती भी है, वो हमारी पजीराई भी करते हैं, हमारा ख्याल भी रखते हैं, हम उनके साथ बेइंतहा इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। उस रिलेशन को डेवलप करने की वजह से हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, हम उनकी तरफ एक्सपोर्ट्स को लेके जाएं। हमने ये सोचा कि हम सिर्फ यूरोप और अमेरिका के एक्सपोर्ट्स पे काम कर लें तो हम वो टारगेट्स नहीं मीट कर सकेंगे। सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ गए, वो हम टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे। हमें ज़रूर जाना पड़ेगा फार ईस्ट एशिया की तरफ, जहां हमारी फ्रेंडशिप इस बात पे काम आएगी कि हम उनको मजबूर करें कि वो हमारी प्रोडक्ट्स भी लें। एट द सेम टाइम हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है और जो गैप है,
उस गैप की वजह से हमको फंडिंग गैप्स भी आते हैं, जिसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। जब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कंट्रोल नहीं होंगे तो आप हर वक्त पेबल पोजीशन पे होंगे, आपके ऊपर लायबिलिटीज चली रहेंगी। तो क्या होगा उस वक्त कि आपकी जो लायबिलिटी पेमेंट मैनेजमेंट है वो एक ऐसा गोरख धंधा बन जाएगी कि आप सिर्फ अपने सर्कुलर डेट को कम करने में लगे रहेंगे, आप अपने फिस्कल डेफिसिट्स को कम करने में लगे रहेंगे, आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करने में। तो हमें जहां पर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पे ध्यान देना है, वहां पे हमें देखना है कि हम किस तरह अपनी नई मार्केट्स पे जा सकते हैं, हम अपने टारगेट्स को मीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमको देखना ये है कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम करें, जो कि हुआ है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकले। और ये ट्रेड डेफिसिट जिसकी वजह से हमें फंडिंग डेफिसिट आता है, हमें IMF की तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ देखना पड़ता है, इससे हमें बचना पड़ेगा। ये सारी चीजों को करते हुए हमें एक चीज का और ध्यान देना है, वो ध्यान ये देना है कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कम करने के लिए अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को भी फरोग दें। बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सोहेल इकबाल भट्टी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल। सोहेल, अब तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ मैशत की, लेकिन इतने प्रोग्राम्स करके मुझे भी पता चल गया कि बीमारी असल में है क्या। बीमारी यही है कि अच्छी मैशत की पॉलिसीज का तसलसल से जारी ना रहना। पिछली जितनी भी हुकूमतों की टेन्योर की बात करें तो हमें वो चीज़ मिसिंग नज़र आई है, मगर निगरां हुकूमत ने इतनी कलील मुद्दत में इतने अच्छे इकदाम किए कि उसके असरात मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। स्पेशली एक्सपोर्ट हमारी बहुत बेहतर हो गई है। सर, आपके क्या कमेंट्स हैं? जी बिल्कुल शादी, दुरुस्त निशानदेही की आपने, और यकीनी तौर के ऊपर जितने अच्छे से आप मुसलसल इस मौजू पर बात कर रही हैं, और उस वक्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, और आपने इस दौरान जब इस पर सवालात उठाना शुरू किए तो उस दौरान सूरत हाल बड़ी बेहतर हुई। देखिए, ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है किसी भी मुल्क की मौशियत में कि जब गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी हो, रुपया मुल्क की करेंसी गिरावट का शिकार हो और इंडिकेटर्स नेगेटिव होना शुरू हो जाए, तो उसको रोकना, गैर यकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करना, ट्रस्ट लेवल का इन्वेस्टर्स का दोबारा कायम करना और इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू करना, और जो किसी भी मुल्क की करेंसी है उसकी गिरावट का रुक जाना, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। जो इस वक्त जो एक केयरटेकर सेटअप है और असली क़यादत है, इन दोनों की एफर्ट से ये मरला तो अचीव हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस वक्त हमने जिस पोजीशन को, जिस सिचुएशन को अचीव किया है, इसको हम क्या आने वाले दिनों में इसको सस्टेन रख पाएंगे और इसको आगे पॉजिटिवली आगे बढ़ा पाएंगे। तो अब ये स्टेज है, तो ये बड़ी मैटर करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 मार्च को इंतखाबात होंगे, इंतखाबात के नतीजे में सियासी इस्तेहकाम आता है, और सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में जो एक बेस सेट हो गई है, इसको आने वाली जो भी हुकूमत अगर इसको आगे लेके चलती है तो इसमें बहुत वाजे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सामने हैं कि सूरत हाल बेहतर होगी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होंगे, और आने वाले दिनों में हमारे जो मौशियत हैं जो इस चीज पे कड़ी नजर रखते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस अरसे के बाद, इलेक्शंस के बाद इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, और इंटरेस्ट रेट नीचे आने के नतीजे में आपकी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो स्लो डाउन हुई थी वो एक दोबारा से स्टार्ट होगी। तो हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं, लेकिन जरूरत इसी चीज के ऊपर है कि जो हम सियासी लड़ाई झगड़ों के नतीजे में सूरत हाल को खराब करते हैं, जिसका अल्टीमेटली बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है इस वक्त के इकोनॉमी और जो पॉलिटिक्स है ये इन टेंडम पे ही चलती है, मगर किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। इस वक्त जितने भी इकोनॉमी को लेके जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, SIFC का आज एपेक्स कमेटी का इजलास को ले लें, या फिर वजीर तिजारत के जो स्टेटमेंट है कि हमारा टारगेट महीने का जो है वो $3 अरब का एक्सपोर्ट में, ये सारी चीज़ें जो है क्या आने वाली कोई भी हुकूमत हो उसके लिए चलाना आसान होगा? क्योंकि बात वही आ जाती है कि वो जो भी पॉलिसी बनाती है वो अपने सियासी फायदे के लिए उस पे इम्प्लीमेंट कराती है, जबकि निगरां हुकूमत के साथ ऐसा नहीं है। देखिए, अब ये तमाम सियासी जमातों को इस बात की रियलाइजेशन हो चुकी है, इसी वजह से विसाखी मौशत की बात की जाती है कि किसी भी गवर्नमेंट आए वो माजी की जो एक मुस्बत पॉलिसीज हैं, जो मुस्बत हिकमत अमली हैं, वो अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए उसको मुतासिर न करे। तो मेरा ख्याल है कि आने वाली हुकूमत के लिए ये मुश्किल जरूर होगा, नामुमकिन नहीं होगा, और इस मुश्किल को मजीद कामयाबी से आगे बढ़ाने के लिए वो उनके पास एक प्लेटफॉर्म सेट हो चुका होगा, वो इस सारे सिनेरियो को आगे बहुत आसानी से बढ़ा सकेंगे। उसके साथ देखिए, बड़ा जरूरी है कि जो हमारे यहाँ जो पास्ट में ये जो जिस चीज की आपने निशानदेही की, एक मरतबा एक पार्टी गवर्नमेंट में आई, उसके बाद उस पार्टी का दोबारा तसलसल नहीं होता। हम अपने पड़ोसी ममालिक की बात कर लें जहाँ पे मौशी हालात इससे भी ज्यादा खराब थे, वहाँ पे हुकूमतों की कंटिन्यूटी हुई है। पड़ोसी ममालिक की बात कर लें, उसके साथ बांग्लादेश की बात कर लें, जिन्होंने अपने ज़रिए मुबादला के ज़खायर को बढ़ाया है, अपनी मौशी तरक्की को बढ़ाया है, तो वहाँ पर एक कंटिन्यूटी को इनकरेज किया गया है। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है
हमें मेड इन पाकिस्तान की तरफ बढ़ना है, अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देनी है, इंपोर्ट कम करते हुए अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट आके फोकस करती है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम बहुत शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर दोबारा वो सफर शुरू कर सके जो सफर माजी में हमारा मुनक़ता हो गया था। तो अब चीजें अब राइट डायरेक्शन में है, जिसके लिए जरूरत है कि जो SAFC ने एक ट्रेंड सेट किया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की कमिटमेंट आ चुकी है, MOUs हो चुके हैं और आने वाले सालों में 70 से 80 बिलियन डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी गवर्नमेंट आएगी अगर इन MOUs को, इन एग्रीमेंट्स को कैपिटलाइज करेगी, बहुत शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर सूरत हाल मजीद बेहतरी की जानिब जाएगी। लेकिन उसके लिए फिर वही जरूरी है कि जो हम सियासी तौर के ऊपर एक दूसरे की खींचातानी करते हैं कि अगर एक सियासी जमात के टाइम के अंदर मुल्क ग्रो कर रहा है तो उसको रोके, किसी न किसी मसाइल से उलझाएं, गलत फहमियां पैदा करें, ये सिलसिला खत्म करना होगा। पोलिटिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए और जो भी गवर्नमेंट आए, जो माजी की पॉलिसीज हों, जो माजी की गवर्नमेंट के उनकी इकोनॉमिक स्टेप्स हों, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उन चीजों को रुकना नहीं चाहिए। ये मुनसूबे मुल्क के लिए होते हैं, इस मुल्क की आवाम के लिए होते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल पार्टी के लिए होते हैं। तो इस चीज को मेरे ख्याल में समझने की अशद जरूरत है। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने बड़ी अच्छी बातें की। इफ्तिखार साहब, इसी बात को अगर मैं कंटिन्यू इस तरह करूं कि अब आप लोग भी, क्योंकि निगरां प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकातें भी हो रही हैं, वज़ीर तिजारत साहब भी स्टेटमेंट दे रहे हैं और सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रहे बल्कि हमें अमली तौर पे होता हुआ नज़र भी आ रहा है। अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहें तो आप क्या समझते हैं, जो उन्होंने कहा है कि हमारा माहाना जो हदफ है वो 3 अरब डॉलर का है एक्सपोर्ट में खाली, तो एक्सपोर्ट में आपने, जैसे इन्होंने भी बात की कि हमें नई मार्केट तलाश करने की, एशिया की बात की, अफ्रीका भी है, साथ साथ आप देखिए हमारे नॉन कन्वेंशनल जो सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आज मैं पढ़ रही थी लाइव स्टॉक के लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कंसर्न है, उनकी पैदावार के लिए, उनकी एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास UAE है, कुवैत है, सऊदी अरबिया है, हम वहाँ पे भेज सकते हैं अपना लाइव स्टॉक। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, IT के ऊपर बात की जा रही है, एग्रीकल्चर पे बात की जा रही है, टेक्सटाइल के ऊपर जो बात की गई है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि एट अ टाइम तमाम डायमेंशंस पे काम करना इस हुकूमत के लिए तो इतना आसान है, आगे आने वाली हुकूमत के लिए रहेगा? देखिए, ये सारे जो सिलसिले शुरू हुए हैं, अब बात की आपने लाइव स्टॉक की, एग्रीकल्चर की, वैल्यू एडेड आइटम्स की, मेड इन पाकिस्तान की। देखिए, ये इस वक्त पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत हो गई है और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अगर एग्रीकल्चर को लिया जाए, हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं और एग्रीकल्चर में अगर हम वैल्यू एडिड में जाएंगे तो हमारी बहुत सी मार्केटें खुलेंगी हमारे लिए और बहुत सी मार्केटें खुल रही हैं। अभी पीछे एक एग्जांपल है जी, ये रेड चिली एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान से। सिर्फ हमारे जो फार्मर हैं उनको चाइना ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है और ख़ुद बैठकर यहाँ पर उसकी टेक्नोलॉजी से 16 कंटेनर पीछे हमने एक्सपोर्ट किए हैं, जो पहली दफ़ा रेड चिली की है। और चाइना जो है इस वक्त रेड चिली का बहुत बड़ा ग्राहक है। इस तरह बहुत सारी आइटमें एग्रीकल्चर में हैं, अगर हम वैल्यू एडिड में उसको जाते हैं तो उसके अंदर हमारे एक्सपोर्ट के बहुत से मौके मिलते हैं और बहुत से सेक्टर्स खुल जाते हैं हमारे लिए। लाइव स्टॉक की आपने बात की, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लाइव स्टॉक भी एक ऐसी आइटम है जिस पे दुनिया के बहुत सी कंट्रीज जो है वो हलाल मीट के लिए जो है वो हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है हम यहाँ से अगर लाइव स्टॉक जो है हम यहाँ से हम हलाल मीट की एक्सपोर्ट हो, जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं, वहाँ भी हम इसकी नई लाइन खोल सकते हैं। देखिए, बात ये है, ये तमाम चीज़ें उस वक्त हो सकती हैं कि जबकि पॉलिसीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ करें। मैं बार बार ये हुकूमत वक्त से कहता हूँ, हमारी चैम्बर हमेशा यही बात करती है कि आपको चाहिए है कि बिजनेसमैन के साथ बैठें, जो पाकिस्तान की बिजनेस को चला रहे हैं उनके साथ आप बैठे हैं, एप्टमा के साथ बैठे हैं, दूसरी एसोसिएशनों, चैम्बरों के साथ बैठकर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं ताकि जो भी हुकूमत आए, पॉलिटिकल जब भी चेंज आए तो वो जो पॉलिसीज हैं इकोनॉमी को कोई ना छेड़े। दुनिया में आप देखें इकोनॉमी को कोई नहीं छेड़ता, हुकूमतें बदलती हैं। अगर उस तरह चलेंगे और इंशाल्लाह ताला अगर जो आने वाली गवर्नमेंट है, अब इलेक्शन सर पर है, जैसी गवर्नमेंट आती है जो अच्छी चीज़ें जो ये गवर्नमेंट करके जा रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिस चीज़ का उसको कंटिन्यूटी में लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जो टारगेट है हम उसको अचीव करेंगे। देखिए, बहुत ज़रूरी है, इस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग ये मेहनत करें कि जी हम इंपोर्ट से एक्सपोर्ट पर आए। एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है
कि जो उसके हमें दुनिया से compete भी करना बिल्कुल है, ऐसे नई मार्केट में भी compete करने के लिए हमारी वैल्यू जो है वो दुनिया को एक्सेप्टेबल हो। ठीक है। उस एक्सेप्टेबल के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गैस की प्राइसेस होती है, बिजली की प्राइस है, ऑल्टर्नेट एनर्जी पे जाए, जी ऑल्टर्नेट एनर्जी Manufacturing पे जाए, आपके वरना production अगर कोई बिल्कुल। प्राइस बढ़ानी है तो इंडस्ट्रीज के साथ बैठे और बैठ कर इस मसले को हल करें। ये नहीं कि वन वे आप फैसला कर लें जिससे इंडस्ट्री जो है वो बंद हो जाए, आपकी एक्सपोर्ट रुक जाएगी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की और इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे और ये बात करेंगे कि एक्सपोर्ट जैसे SIFC है, SIFC का मकसद क्या है कि आप जितने बैनुल अक़वामी सरमायाकार हैं उनको अपने मुल्क में आप राग़िब करें, यहाँ पे वो सरमायाकारी करें और फिर उससे हमारी अपनी एक्सपोर्ट बढ़े। उसके लिए हमें अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट आइटम्स है उसकी क्वालिटी पर भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल सेक्टर्स हैं जिस पे काम किया जा सकता है, जिसके और असरात जो है मुरतब होने शुरू हो जाएंगे। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त मईशत को लेकर जो है निगरान हुकूमत काफ़ी कंसर्न है, जो इकदाम किए गए उसके असरात मुरतब होना शुरू हो चुके हैं, एक्सपोर्ट हमारी बहुत अच्छी हो गई है। आप क्या समझते हैं अतीक साहब, जैसे कि हम अगर थोड़ा सा पहले की बात करें, हमारी जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल थी उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और हम यूरोप को और अमेरिका को जो है वहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट भी अच्छी होती थी, लेकिन इस वक्त जो है वो हम आगे नहीं बढ़ सके। मतलब वही बात है, वही रवायती तरीके से जिसका पहले भी आपने जिक्र किया, मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन कितना ज़रूरी है इस वक्त। और जो हम दूसरे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अभी उस पर मैं आऊँगी वन बाय वन, उस पर भी बात करेंगे, उसमें किस तरह हम दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं, मतलब उनके बराबर जा सकते हैं। देखिए एक्सपोर्ट्स को तो हमें बढ़ाना ही होगा, दैट इज़ कंपल्सरी। एक्सपोर्टर्स के भी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए जो इंटरिम गवर्नमेंट है, मैं तो उसका बड़ा शदाई हूँ और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत प्रॉस्पेरिटी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अब अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तमाम इकदाम हो रहे हैं, इसको हम नफ़ी नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, एक्सपोर्टर भी तो परेशान है। और आपने ख़ास करके टेक्सटाइल की बात करी तो आप उसमें देखें कि रॉ मटेरियल हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जी। हम आज तक 98% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। हमें अपना इंडिजिनसली लोकल रॉ मटेरियल भी बनाना है और ये हमने सोचा था और बातें भी की थी हमने पिछले दिनों कि हम अपना रॉ मटेरियल खुद बनाएंगे, लेकिन आप यकीन जानिए अब तक इस पर कोई इतना एफर्ट हुआ नहीं है। कम अज़ कम 2024 में हम इतनी कैपेबिलिटी ले लें कि हम 30 से 40% अपना लोकल रॉ मटेरियल बना लें। और रॉ मटेरियल बनाने से क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर हमारी क्रॉप कभी ख़राब भी हो रही है, जैसे इस बार माशाल्लाह क्रॉप हमारी ट्रिमेंडसली अच्छी हुई, हमारी कॉटन अच्छी हुई, हमारी वीट अच्छी हुई, हमारी राइस अच्छी हुई। हम एक कैलेमिटी से गुजरा हुआ मुल्क है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दिनों हमारे से एक सैलाब की कैलेमिटी भी गई जिससे हमारी क्रॉप और एग्रीकल्चर को बना। बात क्या है कि हमारे मुल्क को दो पोटेंशियल्स को लेकर चलना है। एक तो हमारा एग्रीकल्चर, जैसे इफ्तिखार साहब ने बताया कि हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री है, ऑफ कोर्स उसको हमें टेक्नोलॉजीज से किसान को सुखी करके और सीड और फर्टिलाइजर और ट्रैक्टर्स के थ्रू अपनी क्रॉप्स को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है। अभी वो मिर्ची वाली मिसाल आई, वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, उसको भी हमें देखना होगा कि वो कैसे हमने इम्प्रूवमेंट लिया। वो इम्प्रूवमेंट हर जगह काम आ सकता है एग्रीकल्चर की। हम अब जहाँ एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं वहाँ मैं एक बात कहता हूँ कि हमें अपनी इंडस्ट्री को भी फ़रोग देना है। अभी सुहेल साहब मेड इन पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैं यही कहता हूँ कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री वो है जो मदद देती है इस बात में कि आप अपने इम्पोर्ट को कम करें और वो इम्पोर्ट करने वाली चीज़ें आप अपने मुल्क में बनाएं। और जब आप अपने मुल्क में बनाते हैं तो वो टोटली मेड इन पाकिस्तान बनता है। और अगर एक तरह से जैसे इफ्तिखार साहब कह रहे थे तो वैल्यू एडिशन भी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है, कि वैल्यू एडिशन ही होगा तो हमारी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में प्रोडक्ट्स आएंगे ना। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेन चीज़ है वो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है एक्सपोर्टर को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो
लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विसेज उसके साथ ऐड हो जाती है, तो कंज्यूमर के पास माल महंगा पहुंचता है, चाहे वो एक्सपोर्ट का माल हो चाहे वो लोकल सप्लाई। ठीक है, आपको लेंगे अतीक साहब। मैं इस वक्त जहमत दूंगी, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर मुस्लिम मोहम्मदी काटी के। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो निगरान हुकूमत ने जो मईशत के लिए इकदाम लिए हैं, उसकी डायरेक्शन एक अच्छी तरीके से सही सिमत में जा भी रही है। आप हुकूमत की इस कामयाबी को, जो कि हमें एक्सपोर्ट की सूरत में भी नजर आ रही है, मुख्तलिफ दीगर सेक्टर में भी नजर आ रही है, किस तरह देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो अगर आप दिसंबर के स्टैटिस्टिक्स देखें, विच आर अबाउट 22% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, जो कि तकरीबन एक साल में सबसे हाईएस्ट है, तो ये मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये इस चीज की अक्कास है कि हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारी जो इक्तिसादी पॉलिसीज हैं, दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी अगर आप इसको इस तरह से भी देखें कि अभी आज ही मैं एक खबर पढ़ रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रेकमेंड किया है कि इंशाल्लाह DLTL के मद में जो 2020 और 2021 के एक्सपोर्टर्स की जो पेमेंट्स की हुई हैं उसको रिलीज करेंगे, ऑफ कोर्स आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय द ECC। तो ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इस इंटरिम गवर्नमेंट का कि अगर ये DLTL के वाजिबात जो हैं ये अगर मिल जाते हैं तो दिस विल बी अ वेरी बिग एक्सपोर्ट इंसेंटिव फॉर द एक्सपोर्टर्स। और अच्छा मोहम्मदी साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि दीगर इकदाम के साथ SIFC, जो कि इस वक्त मेन कैरेक्टर अदा कर रहा है पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने के लिए, SIFC के जितने प्रोजेक्ट्स हैं अस्करी क़यादत के साथ यकीनन इसमें बहुत बेहतरी आ रही है। जितने मसाइल है उसको एड्रेस भी किया जा रहा है, हमारे जो सिस्टम में जो प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। लेकिन एक अहम बात यह है कि हम एक सरमायाकार को अपने मुल्क में जब लेकर आएंगे तो हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है, जिसमें हमारा एनर्जी सेक्टर हो गया, जिसमें हमारे और दीगर मामलात हो गए, हमें इंडस्ट्री लगाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, हमारी इंपोर्ट कहाँ जा रही है। अतीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें रॉ मटेरियल जो है लोकल रॉ मटेरियल की तरफ जाना चाहिए। बात तो हुई लेकिन इकदामात नहीं हुए। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? ये देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ तो जो सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है वो तो किसी भी मुल्क के लिए लाजिम है कि आप चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करें, बजाय इसके कि आप उन चीज़ों को इंपोर्ट करें और अपना इंपोर्ट बिल बढ़ाते जाएं। उन चीज़ों को आप लोकली मैन्युफैक्चर करें। मैं आपको गाड़ियों की एग्जांपल देता हूं कि आज से कई साल पहले कई मुल्कों ने अपनी गाड़ियां बनाई जो कि इतनी स्टैंडर्ड की नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इतनी तरक्की की कि अब उनकी गाड़ियां एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी ये सबसे ज्यादा अहम है कि नंबर 1 तो आप सब्स्टिट्यूशन के ऊपर वो करें ताकि आपकी इंडिजिनस चीजें बने और आपका इंपोर्ट बिल कम हो। लेकिन अपनी उसके साथ ही मैं समझता हूँ कि मसनूआत की क्वालिटी भी तो हम बेहतर करें ना। जी बिल्कुल, क्वालिटी तो डेफिनेटली आप क्वालिटी बनाएंगे तो उसके बाद ही जो आपके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जो कि उन चीजों से बने हुए हैं जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं वो बेहतर होगी। और जहां तक आपने SIFC का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि ये इस हुकूमत का, इस सिस्टम का सबसे बेहतरीन अगर कोई तोहफा मैं तो उसको बोलूंगा वो SIFC है। SIFC में जो जिस तरह से उसका ऑपरेशंस हो रहे हैं और उससे जो तवक्कुआत हैं, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से अगर ये चीज चलती रही, मगर मैं फिर वही कहूंगा कि दिस शुड कंटिन्यू ऑन। देखिए अभी हमारे पास इलेक्शंस भी राउंड द कॉर्नर हैं, तो मैं समझता हूं कि इन पॉलिसीज को चलना चाहिए। SIFC जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। जहां तक आपने बिजली का या पानी का कहा, तो वो तो बहरहाल जो चीजें हैं, जो इनपुट्स हैं, वो तो सबके लिए इक्वल प्लेइंग ग्राउंड है। उसको भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम पे IMF का प्रेशर कम होते जाएगा, जैसे जैसे चीजें अपने मामूल की तरफ जाती जाएंगी, जो कि हम देख रहे हैं अभी कि बहुत जल्द इंशाल्लाह अच्छी ही खबरें अभी आपको सुनने को मिल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी अच्छी अच्छी क्या एक हकीकत पर मबनी बात है कि हमारे यहाँ जो टैक्स के मसाइल हैं, टैक्स वसूली इजाफे तक जो है वो मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती।
अब टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज भी किया जा रहा है, एफबीआर को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब किस तरह मतलब आप समझते हैं कि इसमें मजीद इकदाम किए जाएं? अहदाफ तो पूरा कर लिया जुलाई से अक्टूबर तक इस हुकूमत ने, बल्कि अहदाफ से ज़्यादा हासिल कर लिया है टैक्स वसूली। देखिए, टैक्स का जहां तक ताल्लुक है, आप इससे अंदाजा कीजिए कि अभी जो टैक्स बेस है उसके ऊपर एक 24 करोड़ की इकोनॉमी का चलना तो नामुमकिन है। हाँ। अब बदकिस्मती से अब तक क्योंकि डिजिटलाइजेशन इतनी नहीं हुई थी, अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं थी, तो उस वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर दबाव पड़ता था, उससे एक काउंटर प्रोडक्टिव मेजर्स होते थे, जिसकी वजह से आप देखिए कि कोई चीज में पेशरफ नहीं होती थी, भलाई नहीं होती थी, बल्कि वो नेगेटिव साइड के ऊपर जा रहा था। अब जो हुकूमत की पॉलिसी है वो ये है कि टू ब्रॉडन द टैक्स स्पेस, हर सिविलाइज सोसाइटी में, हर वेलफेयर स्टेट्स के अंदर जहाँ पे आवाम के लिए बहुत कुछ काम हो रहा है, आप देखिए वो टैक्स के ही पैसों से होता है ना, तो वो टैक्स के पैसों से इसी तरह से होता है कि जब उसमें हर शहरी ईमानदारी से अपना हिस्सा डाले, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो। और इस सिलसिले में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, एफबीआर जो मेजर्स कर रही है, वो बहुत ही रियलिस्टिक है। और अगर उससे मैं समझता हूं कि हम अगले 1 या 2 साल के अंदर इस टैक्स बेस को बढ़ाकर ने में कामयाब हो जाते हैं, तो आई थिंक कि हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो जो लोड है वो स्प्रेड हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मुस्लिम मोहम्मदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, आप इफ्तिखार साहब, जो हम टैक्स की बात हमेशा करते हैं, मतलब 10,000 अरब रुपए की चोरी हो रही है इस मुल्क में, और डॉक्यूमेंट्स अनडॉक्यूमेंटेड की बात करें तो 80% है। ये तमाम चीज़ें तो पिछली हुकूमतों को भी पता थी। फिर वही बात आ जाती है पॉलिसी की, रिफॉर्म्स की। सबसे पहले तो नीयतों की बात आ जाती है ना, कि नीयत ही कहाँ थी जो इन तमाम मामलात को सीधा किया जा सके। देखिए जी, टैक्स के बारे में हम कराची चैम्बर पिछले कई सालों से, जो भी गवर्नमेंट रही है, हम हमेशा से ये कहते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाएं। देखिए, आप अगर लोकल लोग जो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बनाएंगे कि जी उन लोगों को फ़ायदा हो जो टैक्स नेट में नहीं है। एक फाइलर होता है, एक नॉन फाइलर होता है। नॉन फाइलर मज़े से सारे काम कर रहा है, क्योंकि उसका ना नोटिस आना है, ना उसकी ऑडिट होनी है, ना उसका चेक होना है। 39,000 या 38 लाख बंदा सिर्फ पाकिस्तान में टैक्स पेयर है। इन्हीं को नोटिस आना है, इन्हीं ने ऑडिट भुगतना है, इन्होंने ही सारा बोझ संभालना है। और इसके बावजूद के बार बार चैम्बर हमारे यहाँ जितने मेंबर्स हैं 100% मेंबर वही बन सकता है जो टैक्स पेयर होगा, उसके अलावा वो मेंबर ही नहीं बन सकता। इसी तरह दूसरी एसोसिएशन है, इसी तरह फेडरेशन है, सब जगह टैक्स पेयर ही हैं सारे। लेकिन ये इन्हीं को सारी मुसीबत सहनी पड़ती है पूरे पाकिस्तान की, जितने नोटिस आने हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जनाब, आप एक जब टैक्स की पॉलिसी बनाते हैं उसको ब्रॉडन करें। ब्रॉडन करने से ये फ़ायदा होगा कि जो लोग नॉन फाइलर में चले जाते हैं, उसके लिए कुछ सद्देबाब निकालें। एक आदमी 2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदता है और 6% कहता है जी मैं नॉन फाइलर हूँ, मुझे टैक्स ले लो, मुझसे कोई ना पूछे कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए। और मैं अगर टैक्स पेयर हूँ और मैं अगर 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी लेता हूँ तो मुझे अपनी वाइट मनी भी दिखानी पड़ती है, उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है, सारा सिलसिला करना। जी आप 2% ले लें। इस चीज़ों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए है। कराची चैम्बर और सब इदारे यही कहते हैं कि भाई आप टैक्स नेट बढ़ाएं। टैक्स नेट कैसे बढ़ेगा कि जब आप ये कहेंगे कि कोई शख्स फलानी चीज़ नहीं ले सकता अगर उसकी इतनी अमाउंट है, जब तक कि वो एनटीएन होल्डर ना हो। देखिए, जब तक हम इस तरफ नहीं जाएंगे, पूरा पाकिस्तान टैक्स की तरफ नहीं जाएगा। जिन लोगों के जो सरमायादार हैं वो अगर टैक्स नहीं देंगे तो फिर टैक्स कौन देगा? तो इन सारी चीज़ों को हमें मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को वो पॉलिसी लानी चाहिए है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान टैक्स नेट बढ़े। और ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये तो रोज़े अव्वल से सबको पता है, उसके लिए भी कोई काम नहीं किया गया। उस पर आप क्या कह रहे हैं अतीक साहब? मुझे काम हो रहा है, अब इस पे काफ़ी सीरियसली काम हो रहा है। नहीं, ये तो अब शुरू हुआ है ना। मैं आपसे अभी भी करना है, बहुत ज़रूरी है। आपसे एक बात अर्ज करूं कि इफ्तिखार साहब ने बात की तो मुझे अच्छा लग रहा था, जो बातें कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जिसने सबक याद किया उसकी छुट्टी बन की। तो ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ कि हमने जो सबक याद किया हुआ हमारी छुट्टी बन। बात यह है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो टेंजिबल बेनिफिट्स नज़र आने चाहिए टैक्स पेयर्स को, वो टेंजिबल बेनिफिट्स नज़र आते हैं तो टैक्स नेट में लोग आते हैं। फिर
तो टैक्स रेट पे आ रहे हैं लोग और आ जाएंगे। बात सारी यही है। मेन चीज़ जो है वो ये है कि हमें एक बात पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है, जिस पर ध्यान दिया गया है, पिछली इंटरिम गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया, वो ये है कि हमारा जो फंडिंग गैप है ना वो बहुत कम है। अब आप इस बात पे आ जाइए कि आने वाले दिन बड़े चैलेंजिंग हैं, इलेक्शंस है, ये वो मार्च तक हमारे पास जो भी रिजर्व्स हैं हमें देखना पड़ेगा कि वो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्योंकि अभी डेट सर्विसिंग भी आ रही है हमारे पास। पाकिस्तान को लगभग कुछ भी नहीं तो इस महीने या आइंदा महीने तक 5.5 बिलियन डॉलर्स चाहिए, ठीक है ना। वो देख रहा है IMF की तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ, लेकिन ओवरऑल अगर आप लें तो इस पूरे फिस्कल अकाउंट्स का जो पीरियड चल रहा है इसमें हमें लगभग 25 बिलियन डॉलर तो चाहिए। तो आप देखिए ना, इसको हासिल करने के लिए हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश हुई है कि रेमिटेंसेस को बढ़ाया जाए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की गई है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। यही तरीके हैं जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो डेफिसिट होगा तो फिर बोरिंग बढ़ती चली जाएगी, और फिर बोरिंग बढ़ेगी तो बोरिंग का तो निगेटिव इफेक्ट ऑलरेडी आता है ना। तो हमें अपनी बोरिंग को भी कम करना, इसको चेक करना, ताकि हमारे फंडिंग गैप्स कंट्रोल हो। मेन चीज है हमारे अपने फंडिंग गैप्स को कंट्रोल करना है, इसका इफेक्ट आता है पूरा इकोनॉमी पे आता जो है। हम बात हमेशा करते आ रहे हैं कि ये जो खसारे में चलने वाले इदारे हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो पैसा जो आवाम के टैक्स से इन इदारों को खसारे को पूरा किया जा रहा है तो अल्टीमेटली आवाम बेनिफिशियरी हो ही नहीं पा रहे। इसी बात की तरफ मैं आ रहा था और बात कंप्लीट होती है आपकी बात से कि हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से जाना होगा, नॉट ऑन टुमारो बेसिस पे बट यस्टरडे बेसिस पे, क्योंकि गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस जो हैं, जो लॉसेस में हैं, वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट को उसके लिए पैसा अरेंज करना पड़ता है, अपने डेफिसिट्स को, अपने बजट्स को पूरा करने के साथ साथ ये वाला भी करना पड़ता है जो एक बहुत बड़ा बोझ है। चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो, कोई, उसके ऊपर एक ये बोझ होता है। इस बोझ को पूरा करने के लिए ये वाले फंडिंग गैप को कवर अप करना बहुत जरूरी है। तो आप क्या समझे इफ्तिखार साहब, इसके साथ साथ एनर्जी जो क्राइसिस है उसको भी काउंटर करने की बहुत ज़रूरत है। हुकूमत काम तो कर रही है इस वक्त, मेरे ख्याल है एनर्जी सेक्टर पे 200 अरब रुपए जारी भी किए हैं, लेकिन साथ साथ और क्या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए? सोलर सिस्टम को तो बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना आग की तरह फैला देना चाहिए इस वक्त। उसके लिए इदारे हो गए, हमारे जो बैंक्स, तिजारती बैंक्स हो गए, उनको लोन देना चाहिए। मतलब हम अगर इस तरफ जाएंगे तो जो बैनुल अक़वामी अदायगी डॉलर में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट बिल हमारा ऑयल पे ही जाता है, वहाँ से बचत हो सकेगी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सोलर को हमें दुनिया प्रमोट कर रही है, हमें भी कम से कम 0% पर हर आदमी को 5 kV का देना चाहिए, जो अपने घरों पर लगा ले, छोटी छोटी दुकानों पर लगा ले, छोटी SMEs पे लगाए। 5 kV में कोई रख दें, कोई 10 kV का रख दें कि जी ये हमारा टारगेट है, इस पे हम जो है लोन आपको 0% पे देंगे, ताकि सब्स्टिट्यूट हो, SMEs के अंदर जान आए, SMEs बच सके। देखिए, बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो आपने बात की थी टेक्सटाइल की, उसकी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। टेक्सटाइल में 54% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल का है, 54% कराची देता है। और पिछले दिनों में एक्सपोर्ट जो है कराची से एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की कम हुई। टेक्सटाइल की कम होने की वजह क्या थी कि बिजली की हमें खेप नहीं मिली, एक्सपोर्टर को जो 4 महीने की मिलती है सर्दियों के दिनों में। उसके अलावा गैस के रेट बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से जो ऑर्डर थे वो मीट नहीं कर सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने रीजन्स का मुकाबला कर सकें, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल दुनिया के अंदर बहुत अच्छी गिनी जाती है। इसलिए वो चाहते हैं। सयाहत को मैं मिस कर गई थी, 11,000 हमारे जो माउंटेन क्लाइंबर वो आए थे। सयाहत को भी फरोग देना चाहिए। IT सेक्टर में हुकूमत सयाहत को तो उस वक्त फ़रोग देंगे ना जब गवर्नमेंट जो है वो चाहेगी कि वहाँ पर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बेहतर हो। आपको पता है कि नॉर्थ एरिया में और इधर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से सियाहत फ़रोग नहीं होती। वरना तो पाकिस्तान के बाद तो हम देख रहे हैं जितनी दहशतगर्दी में जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो किस कुव्वत के साथ दोबारा, क्योंकि वो SIFC को पनपते देखना नहीं चाहते। अतीक साहब, लास्ट IMF के हवाले से बात कर लेते हैं, जल्दी से बात कर लीजिएगा उस पर। अब ये 11 जनवरी को जो है ये अगली किस्त के लिए जो एग्जीक्यूटिव एजेंडे में, बोर्ड के एजेंडे में शामिल हो गया है। 70 करोड़ डॉलर, ठीक है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट तो मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मालियाती इदारों और दीगर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनका एतमाद बढ़ेगा और मौली ताउन भी हमें मिलेगा। किस तरह हम IMF के चुंगल से निकल सकते हैं, शॉर्टली बता दीजिएगा। हमें ऑल्टरनेट्स पे जाना पड़ेगा और वो आप पूरे प्रोग्राम में यही डिस्कस करते रहे कि हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किस तरह बढ़ाने, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाने के लिए हमें अपने एक्सपोर्ट्स को
अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाना होगा आगे, और हमें अल्टरनेट मार्केट्स ढूंढनी पड़ेंगी कि हमारी एक्सपोर्ट्स $100 बिलियन तक चली जाए। तो इस तरह से, और बोरोइंग हमारी कम से कम हो, हम अपनी बोरोइंग को अपने डेवलपमेंट पे खर्च करें और एक्सपेंडिचर पे खर्च ना करें। तो ये सारी सूरत हाल है जिस पे अगर हम काम करें तो इंशाल्लाह ताला हम इस प्रॉब्लम से निकल निगरान सकते हैं। हुकूमत बड़ी अच्छी तरीके से मीट कर रही है वो तमाम कंडीशंस IMF की, तो उसमें कुछ लोहे के चने भी पड़े, मतलब आई मीन लोगों को पड़े, अशिया जो है वो महंगी हो गई है, गैस उसकी कीमत, लेकिन बड़ा कंट्रोल किया है निगरान हुकूमत ने इन तमाम चीज़ों को। उस पर लास्ट कमेंट कर दें आप। जी, निगरान हुकूमत ने बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी उसके आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये इनको पॉलिटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगरान हुकूमत इसलिए वो फैसले कर रही है कि जिससे इनको, और जो आने वाली हुकूमतें हैं वो पॉलिटिकली ज़रा फैसले ऐसे करती हैं जिससे प्रॉब्लम होती है। आखिरी में मैं एक कमेंट्स करूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस दफ़ा जो भी पॉलिसी बनाए, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको इंसेंटिव दे, उनको प्रिविलेज दे, उनको इंसेंटिव दे। ये ना हो कि जिसके बलबूते पर, टैक्स के बलबूते पर एक अफसर अंदर बैठा हुआ है और टैक्स पेयर बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा है। कम से कम ये कल्चर को चेंज करें टैक्स पेयर के लिए कि अगर एक टैक्स पेयर है तो उसको प्राइविलेज इदारों में भी मिलनी चाहिए। हर जगह उसको प्राइविलेज मिलेगी तो लोग बूस्टअप होंगे कि क्यों ना हम भी टैक्स दें ताकि हमें भी प्राइविलेज मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, हमने बात की, वैसे तो एक्सपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन हमने उन तमाम डायमेंशंस पर बात की जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। क्या फ्लॉज रहे वो सब जानते हैं, और तमाम जो पिछली इक़्तिदार में हुकूमतें रही हैं यकीनन उनकी कहीं ना कहीं एक, वो कहते हैं ना कि एक सियासी उनका इंटरेस्ट भी रहा जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे इक़दाम नहीं ले सकी क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त जो बहुत ज़रूरत है वो ये है कि तमाम सियासी मुफादात को बालाए ताक रखकर आप इस वक्त मुल्क के मुफादात के लिए जो है वो काम करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके करने से हमें अभी तो उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, यकीनन 10 साल 15 साल या कम से कम 5 साल बाद हमें उसके नताइज आने शुरू हो जाएंगे, नज़र आएंगे। इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट ने बड़ी कलील मुद्दत में, क्योंकि अब इलेक्शन भी करीबी है, बहुत कलील मुद्दत में जो मुआशी प्लानिंग की है, जो इक़दाम किए हैं, उसके जो इम्पैक्ट नज़र आने शुरू हैं, उसमें अस्करी क़ुव्वतों का भी बहुत साथ है। जितने इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो दोनों ने मिलकर, अस्करी और निगरान हुकूमत ने जो काम किया है वो क्रैकडाउन्स के ऊपर काम किया है, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भी काम किया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसने हमारी मईशत को मज़ीद डैमेज किया था। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि वो जो तमाम पॉलिसीज़ बनाई गई हैं इनको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए इसका जारी रहना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।